चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का एक पाठ है, जिस पाठ का नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का जेक बोर्ड का, जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपका प्रश्न आ रहा है। ठीक है, यानी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अगर देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वह है प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, दूसरा दिया है टेढ़ी रेखा में, तीसरा दिया है किसी भी दिशा में, और चौथा दिया है इनमें सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीधी रेखा में। चलिए दूसरा प्रश्न, प्रकाश तरंग उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि तरंग का, दूसरा दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, तीसरा दिया है पराबैंगनी तरंग का, चौथा दिया है पराश्रव्य तरंग का। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तीसरा दिया है 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डीम दिया है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक, दूसरा दिया है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा दिया है वास्तविक और उल्टा, और चौथा दिया है आभासी तथा सीधा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आभासी तथा सीधा। पांचवा प्रश्न है एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है r = 0, दूसरा दिया है r =∞, तीसरा दिया है r = 2f, और डीम दिया है r = f/2। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी r =∞ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, बीम दिया हुआ है +1, सीन दिया है अनंत, डीम दिया है -1। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 0, और ऑप्शन डी दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 200 सेंटीमीटर। आठवां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा दिया हुआ है 3, चौथा दिया है 4। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2। 9 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल समतल दर्पणों पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल अवतल दर्पणों पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पणों पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी परावर्तक पृष्ठों पर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी परावर्तक पृष्ठों पर। 10 नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फोकस, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य अक्ष। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें
वीडियो बनाने का, हम लोग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आज 10वां प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य अक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तित रेखा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपतित किरण, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुख्य अक्ष। 12 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आधी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोगुनी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तिगुनी, चौथा ऑप्शन दिया है चौथाई। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आधी होती है। 13 नंबर प्रश्न है, अभिसारक दर्पण है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है r बराबर 2f, बी दिया हुआ है यानी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है a बराबर 2r, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है r बराबर f/2 और डी में दिया है f बराबर r। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी r बराबर 2f हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10 सेंटीमीटर। 16 नंबर प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 8 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 16 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में दिया है यानी चौथा दिया है 64 सेंटीमीटर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। 18 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सी पर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एफ पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सी एवं एफ के बीच और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एफ एवं पी के बीच। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सी पर। 18 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभावित दर्पण है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल समतल दर्पण, दूसरा दिया है केवल अवतल दर्पण, तीसरा दिया है केवल उत्तल दर्पण और चौथा दिया है या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, दूसरा दिया है अवतल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, दूसरा दिया है
अवतल दर्पण, तीसरा दिया है उत्तल दर्पण, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। 23 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। पहला दिया है आभासी, दूसरा दिया है वास्तविक, तीसरा दिया है ए एवं बी दोनों प्रकार का, और ऑप्शन डी दिया हुआ है किसी प्रकार का नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए एवं बी दोनों प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक तथा सीधा, दूसरा दिया है वास्तविक तथा उल्टा, तीसरा दिया है आभासी तथा सीधा, और ऑप्शन डी में दिया है आभासी तथा उल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आभासी तथा सीधा। 25 नंबर प्रश्न है जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक, दूसरा दिया है उल्टा, तीसरा दिया है आभासी और उल्टा, और डी में दिया है आभासी और सीधा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आभासी और सीधा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण। 27 नंबर प्रश्न है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। 28 नंबर प्रश्न है वाहनों में पश्य दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण। 30 नंबर प्रश्न है सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण, चौथा दिया है परवलयिक दर्पण। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण। 31 नंबर प्रश्न है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा दिया है समतल दर्पण, चौथा दिया है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण। 34 नंबर प्रश्न है दर्पण सूत्र है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1/v + 1/u = 1/f। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है लेंस सूत्र है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है किस दर्पण का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस का। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए हम अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल लेंस। 38 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छोटा, हमेशा छोटा होगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस द्वारा
किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आभासी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिट्टी, क्योंकि लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोनों अवतल। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपवर्तन कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, स्नेल के नियमानुसार होता है। तो स्नेल के नियम अनुसार म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का प्रमाण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। 48 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी P इक्वल टू 1/f का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डायप्टर। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेंस की क्षमता का। तो दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता था सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं, ठीक है, आप एक बार में याद नहीं होता है, आप इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारा याद हो जाएगा। आपका एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।